हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने जो है साइंस एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 और इसके अंदर हमने अपने जो है 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज ही हमारा 3rd नंबर का लेक्चर है जिसका नाम है रेसों से वस्त्र तक। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने जो क्लास 6 में पढ़ा है में जो है पादपों यानी पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों यानी फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा है कि ऊन और रेशम के जो रेशे हैं वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे हैं उनको हम जांतव रेशे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऊन के रेशे यानी जो फाइबर होते हैं वो भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर्स रेशम कीट के कोकून यानी कोश से प्राप्त किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से जो है वो फाइबर एकत्रित किए जाते हैं यानी जो मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन फाइबरों से ऊन कैसे प्राप्त की जाती है और जिन्हें हम जो है स्वेटर बुनने के लिए काम में लेते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम से जो है फाइबर को कैसे एकत्रित किया जाता है और फिर उनकी कैसे साड़ियाँ बनाई जाती है? तो हम जो है अपने इस अध्याय में यही देखेंगे कि जो है ऊन कैसे प्राप्त की जाती है। तो पढ़ रहे हैं हम जांतव रेशे। हमारी हेडिंग है जांतव रेशे, जो कि है ऊन और रेशम। देखेंगे हम अब कि ऊन किन से प्राप्त की जाती है। भेड़, बकरी, याक और जो कुछ अन्य जंतुओं से जो है ऊन प्राप्त की जाती है और ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के जो शरीर है वो बालों से ढके होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर जो है बालों की मोटी परत क्यों होती है? जो ये जंतु होते हैं इनके शरीर के ऊपर जो बाल है यानी उनका जो आवरण है वो क्यों होता है? तो इसका हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि बालों के बीच में अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि हम जो है अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन जो है इन जो रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। तो अब यहाँ पर हमारा एक क्रियाकलाप दिया गया है कि अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर हमें अनुभव करना है कि हमारे जो बालों में क्या अंतर है, कौन से बाल मोटे हैं, कौन से पतले हैं, कौन से रूखे हैं और कौन से मुलायम हैं। हमारी तरह जो भेड़ है उनके भी रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के जो बाल है वो पाए जाते हैं। तो पहले है उन बाल जो है वो है दाढ़ी के रूखे बाल। जो भेड़ है उनकी दाढ़ी के पास वाले जो बाल होते हैं ना वो रूखे होते हैं और त्वचा के निकट अवस्थित मुलायम बाल, जो त्वचा के पास में बाल होते हैं ना वो मुलायम होते हैं। तंतु रूपी बाल ऊन यानी कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। तो भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। कुछ भेड़ ऐसी होती है जिनके सारे बाल जो है ना मुलायम होते हैं। उनको जो जंतुओं के विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होते हैं। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ उत्पन्न करने वाले इन जनकों के चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यानी जो भेड़ होती हैं जिनके शरीर पर सिर्फ जो मुलायम बाल होते हैं उनको जो है चयन कर लिया जाता है जनकों को और फिर उनके बीच में प्रजनन क्रिया कराई जाती है, जिससे वैसे ही मुलायम बालों वाली भेड़ें हमें मुलायम बालों वाली जो है उनकी भेड़ें हमें प्राप्त हो सके। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। अब ऊन प्रदान करने वाले अन्य जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की जो है अनेक नस्लें पाई जाती है। यद्यपि भेड़ों की ऊन है उनकी एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन जो है भेड़ की ऊन होती है। याक की ऊन जो है तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। जो याक है ना उनकी जो ऊन है वो तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। जो हम बकरी है ना उनके बालों से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। अंगोरा ऊन उनको अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल यानी जो फर होते हैं उनसे बेहतरीन शोले बनाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पश्मीना की शोले कहते हैं।
ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी जो है ऊन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लेम्मा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त की जाती है, जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है 3.6 और 3.7 में। अब यहाँ पर हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है कि उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें जो है अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाना है। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तिका में जो दिए गए चित्र हैं उनको देखकर चित्र बनाने का प्रयास करना है। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक के जिस नाम से जाना जाता है उनका नाम भी हमें लिखना है। यहाँ पर फिर से हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है कि भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर जो है उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिससे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि रेशों से ऊन तक जो रेशे हैं उनसे ऊन कैसे प्राप्त की जाती है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को हम क्या किया जाता है, सबसे पहले पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। तो हम इसको है स्टेप समझेंगे। तो ऊन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भेड़ पालन और प्रजनन। भेड़ों को पालना होगा और जो अच्छी किस्म की भेड़ है उनके बीच में प्रजनन करा के अच्छी किस्म के जो है हमें जो है भेड़ प्राप्त करनी है। तो क्या करेंगे, यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी क्षेत्रों की यात्रा करें तो आप जो है गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराते हुए ले जाते हुए आपने देखा होगा। तो भेड़ जो है एक शाकाहारी होती है और ये घास की पत्तियां खाना पसंद करती है। भेड़ पालक जो है यानी जो भेड़ को पालते हैं वह हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज से जो बीज है उनसे तेल निकालने के बाद जो शेष बचा पदार्थ होता है उसको हम खली कहते हैं और खनिज को भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को जो है घर के अंदर ही रखा जाता है और उन्हें घर के अंदर ही जो पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में जो है भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। तो यहाँ पर नीचे एक सारणी दी गई। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिसे हमारे देश में जो है ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों के जो है घनी परत पाई जाती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनसे जो है एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काटा जाता है। फिर हम क्या करेंगे, जो भेड़ है उनके बालों को काटेंगे। अब कटे गए बालों का हम क्या करेंगे, रेशों को ऊन में संसाधित करना। अब जो भेड़ है उसके जो बाल हमने काट लिए, अब उसको क्या करना है, हमें संसाधित करना है। तो हम देखेंगे कि स्वेटर बनाने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो ऊन है, ऊन जो है एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती है जिसके हम यहाँ पर कुछ चरण दिए गए। तो पहले चरण में हम क्या करेंगे कि भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार देंगे और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊन की कटाई कहेंगे। भेड़ से बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन को काम में लिया जाता है जैसे कि नाई द्वारा बाल काटने के लिए जो मशीन काम में ली जाती है ना, उसी तरह की मशीनें जो है प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। जो भेड़ के बाल हैं उनको गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि जो भेड़ है उनके बालों के जो है जो सुरक्षात्मक आवरण न रहने से वे जीवित रह सकें। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं और ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई भी कष्ट नहीं होता। जैसे कि हम जो अपने बाल कटवाते हैं और जो अपने पिताजी या दादाजी जो भी हैं वो दाढ़ी करवाते हैं, बनवाते हैं, तब नहीं होता है ना, उनको उसी प्रकार भेड़ को भी जिनके बाल उतारने पर कोई दर्द नहीं होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी वाली जो परत है वो अधिकांशतः मर्द होती है, मर्द कोशिकाओं की बनी हुई होती है। साथ ही भेड़ के बाल जो है फिर से उगाते हैं, जैसा कि आपके उगाते हैं, यानी जब हम बाल कटवाते हैं तो हमारे भी वापस उगाते हैं, उसी प्रकार भेड़ के भी वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट चरण है हमारा
कि अब जो है त्वचा सहित हमने जो बाल उतारे थे उनको टंकियों के अंदर डालकर उनको अच्छे से धोया जाता है, और जिससे उनकी जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए, यानी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम जो है वो क्या कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। जब हम बेड की ऊन को अच्छे से धोते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, अभिमार्जन कहलाते हैं। और ये अभिमार्जन का कार्य आजकल किन के द्वारा हो रहा है, मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। अब जो नेक्स्ट टर्न है हमारा 3 नंबर का, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ इनकी विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। अभिमार्जन के बाद जो है बालों की क्या होती है, छंटाई होती है। अब हमारा चरण नंबर क्या है, 4 है। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों के जो है छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो क्या कहलाते हैं, बर कहलाते हैं। ये वही बर है जो कभी कभी अपने जो है स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन किया जाता है, इसको फिर से अभिमार्जन किया जाता है, यानी धोया जाता है और फिर उन्हें सुखाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का चरण है, जिसमें है रेशों के विभिन्न रंगों की रंगाई की जाती है। अब जो हमने ऊपर वाली जो ऊन को धोया था ना, उसको अच्छे से प्राप्त किया था, अब इसको रेशों को जो है विभिन्न रंगों में रंगा जाता है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की जो सामान्य ऊन है वो क्या होगी, काली, भूरी या सफ़ेद रंग की होती है। अब नेक्स्ट चरण है, इसके अंदर हम देखेंगे कि अंतिम चरण में जो है रीलिंग, अंतिम चरण को क्या कहेंगे, रीलिंग कहेंगे। अब जो है रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर उन्हें लपेटकर उसके धागे बनाए जाते हैं। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर और ऊन के रूप में, और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रेशम के बारे में, रेशम कीट के बारे में, कि रेशम यानी जो सिल्क है के रेशे भी जांतव रेशे हैं। जांतव रेशे हमने पढ़े कि जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार जो रेशम है, रेशम के रेशे हैं वो भी क्या है, जांतव रेशे हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए जो रेशम के कीट है उनको पाला जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। आपने जो है माता जी, चाचा जी, दादी जी, इनके विभिन्न प्रकार के जो रेशम तथा रेशमी जो साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को जो है हमें सूची बनानी है। तो अब हम देखते हैं रेशम जो कीट है उसका जीवन चक्र कैसा होता है। तो क्या होगा इसके अंदर, मादा रेशम कीट जो है अंडे देती है, जिसमें क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। सबसे पहले जो मादा है ना रेशम, वो क्या अंडे देगी और उनसे क्या निकलेंगे, लार्वा, और उस लार्वा को हम क्या कहेंगे, कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। और ये आकार में वृद्धि करते हैं। जब ये कैटरपिलर है अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अब ये क्या कहलाती है, अब ये प्यूपा अवस्था कहलाती है। पहले वाली अवस्था क्या थी, कैटरपिलर अवस्था, और उसके बाद में ये की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, प्यूपा यानी कोशिका अवस्था कहलाती है। जो अपने जो है इर्द गिर्द एक जाल बुन लेते हैं। ये जाल उसके अपने स्थान में बने रहने में जो है वो सहायता करता है। फिर ये अंग्रेजी के जो 8 का अक्षर है ना, उसके रूप में अपने सिर को बार बार हिलाते हैं, जो है एक दूसरे सिरे की तरफ ले जाते हैं। सिर की इस गति के समय जो है कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन, अपने शरीर से जो प्रोटीन के समान बना एक पदार्थ जो है उसको स्रावित करता रहता है, जो ना कठोर होकर या सूखकर रेशम या रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर जो है स्वयं पूरी तरह से रेशम है उसके रेशे से ढक लिया जाता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण जो है कोकून कहलाता है। अब जो उसने अपने चारों ओर एक आवरण बना लिया ना, अब यह आवरण क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। कीट का इससे आगे का जो विकास है ना वो कोकून के भीतर ही होता है। रेशम के जो रेशे हैं उनका उपयोग रेशम के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। तो अब यहाँ हमें डायग्राम में ये जो है रेशम के कीट का जीवन चक्र दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, पहले यहाँ दिया गया है कि जो मादा जो है ना रेशम, वो यहाँ पर अंडे देती हैं, और उसके बाद में जो रेशम कीट इस प्रकार से बनता है। उसके बाद इसकी कोकून अवस्था आती है, और फिर कोकून का विकास एक कीट के रूप में इस प्रकार होता है।
रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त जो रेशे हैं उनसे तैयार किया जाता है। रेशम कीट की जो है अनेक किस्म होती हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देती है और उनको प्राप्त करने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षा, चिकनाहट, चमक आदि भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशे कीटों द्वारा काटे गए जो कोकून है उनसे प्राप्त किए जाते हैं। सबसे जो सामान्य कीट है वो जो शहतूत है उसके रेशम का कीट ही है। इस कीट के कोकून को प्राप्त करने वाला जो रेशम फाइबर, मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत में बहुत प्राचीन व्यवस्था है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। यहाँ पर फिर से हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े को हमें एकत्रित करना है और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाना है। आपको ये दर्जी की दुकान में व्यर्थ कतरनों की ढेरी के रूप में मिल जाएंगे। अपनी माताजी, चाचाजी अथवा शिक्षिका की सहायता से जो है विभिन्न किस्म के रेशम जैसे कि शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनसे कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी जो है कोकून से रेशम तक, अब जो हमें कोकून है उससे रेशम प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और फिर से कोकून में एकत्रित करके रेशम के जो है फाइबर जो है प्राप्त किए जाते हैं। तो रेशम कीट का पालन, कोई भी मादा रेशम कीट एक बार में जो है सैकड़ों अंडे देती है। ये अंडे जो है सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज़ के ऊपर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेच दिए जाते हैं। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियाँ यानी उचित आर्द्रता ताप की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों से जो है लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर जो है नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और अमाप यानी साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। इसे 25 से 30 दिनों के बाद में क्या किया जाता है, कैटरपिलर जो है खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे से कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी सी रेंक या टहनियों को रख दिया जाता है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा जो रेशम कीट है उनसे कोकून बनाते हैं जिसके भीतर पीपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन, अब जो है रेशम है उसका संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है और वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उससे जो है धागा बनाने की प्रक्रिया जो है रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर जो रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त किए जाता है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आज जो हमारा पाठ है उसका सारांश। रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है अथवा रेशम और ऊन जानवर रेशे हैं। ऊंट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन व छंटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र
में रेशम कीट रेशम के जो रेशम की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशे को पृथक करके उसका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम से धागों से रेशम से वस्त्र बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा है कि आप सभी को जो है पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।